हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है, पर बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ती है। ऐसे बुद्धि के राजा 21वीं सदी के चाणक्य, हमारे देश के जेम्स बॉन्ड अब काल्पनिक चरित्र नहीं रह गया। असली के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल, प्रधानमंत्री के बाद कहा जाता है कि दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। सीधा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, पर पीएमओ को सीधा रिपोर्टिंग, बीच में कोई नहीं। कीर्ति चक्र, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। अगर पाकिस्तान इनके नाम से डरता है, क्यों डरता है, क्यों घबराता है, क्यों पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब इसी की बात करते हैं। ये अजीत डोवाल की स्ट्रैटेजी, ये अजीत डोवाल नहीं होता तो क्या होता, अजीत डोवाल के कारण हो गया। ये डोवाल कौन है अजीत डोवाल, बात करूंगा। आजकल तो फॉर्म में चल रहा हूं, मजा आ रहा है। 2050 मैकडोनल्ड, गांधी, बंगाल, बिलियनियर्स के ऊपर वीडियो बनाया, और जो पब्लिक स्पीकिंग के 2 वीडियोस बनाए वो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। नीचे एक तो अजीत डोवाल के बारे में आज बात करेंगे खूब कमेंट बॉक्स में, क्या कौन सी स्टोरी उनकी कहानी पसंद आई, कई कहानियां बताने वाला हूं। एक ऐसे जासूस, एक कठोर जिंदगी जीने वाले वो जासूस जिन्होंने पुलिस की जिंदगी, आईपीएस ऑफिसर की, उसकी मलाई खा सकते थे, मलाई मार सकते थे, पर वो कठोर जिंदगी जी। वैसे आने वाले समय में और कौन से वीडियो बनाऊं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तेंदुलकर का जन्मदिन, फर्नीचर इंडस्ट्री, वेनेजुएला कैसे डूब गया, वेनेजुएला ये देश कैसे खत्म हुआ, बिल गेट, सुंदर पिचाई। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, बात अजीत डोवाल की करते हैं। जिस प्रकार कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी का होना जरूरी है, उसी प्रकार इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अजीत डोवाल बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के रहने वाले पौड़ी गढ़वाल के 1945 में आजादी से पहले जन्म हुआ, आजादी से पहले, अभी तक पूरी तरह फ्रेश एंड एक्टिव। इंडियन आर्मी ऑफिसर थे इनके पिता, और अजमेर मिलिट्री स्कूल में इन्होंने पढ़ाई करी। इंडियन पुलिस सर्विस 1968 में इन्होंने आईपीएस के रूप में ज्वाइन किया। कैडर मिला था केरला का, 37 साल की नौकरी में 7 साल पुलिस में रहे, बाकी उसके बाद आईबी, रॉ और क्या क्या किया जासूस बन के। 72 में उस समय चर्चा चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट में चल रही थी इंसर्जेंसी, भयंकर आतंकवाद, बहुत परेशानी थी। हर राज्य वहां बोल रहा था मुझको अलग देश बना दो, मुझको अलग देश बना दो। वहां लाल डेंगा मिजोरम में बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, लाल डेंगा की ताकत बढ़ चुकी थी, पैरेलल सरकार चला रहे थे। लाल डेंगा, समझना इस कहानी को, नाम आपने सुना होगा, लाल डेंगा का आतंक कितना हुआ करता था उस समय। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम इतना शोर हो गया कि दिल्ली में लोग घबराए थे, और तभी पूछा, वहां पे एक आईबी ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई, कौन जाएगा देखने के लिए। सब चुपचाप इधर उधर देख रहे थे, और वहीं अजीत डोवाल अभी शादी करके लौटे थे, हनीमून पर जाने वाले थे, और वो बोले ठीक है मैं जाऊंगा मिजोरम, और मैं मिजोरम में समय लगाऊंगा। ये लाल डेंगा के साथ इन्होंने वहां पहले अंदर घुस गए, अंदर जाके देखा तकलीफें क्या है, इनकी समस्या क्या है, इनकी गोल प्रॉब्लम क्या है। घुस करके तब समझ आया लाल डेंगा के साथ 7 बड़े कमांडर्स थे, उसके 7 जबरदस्त कमांडर थे जो सारा गेम चला रहे थे। यानी कि लाल डेंगा की ताकत, जैसे याद है हातिम ताई में तोते के अंदर ताकत थी, लाल डेंगा की ताकत इन 7 कमांडर्स में थी। ये 7 कमांडर से नीचे नीचे जाके दोस्ती करते थे। इनकी खास बात यही कि दुश्मन के अंदर खेमे में जाके कुछ लोगों को दोस्त बनाए आते थे। अच्छा, दोस्ती इतनी कर ली कि रोज शाम को उनके एक कमांडर को घर बुलाते, और बढ़िया साथ में बैठ के दारू भी पीते, खूब ड्रिंक करते, उनके साथ बढ़िया नॉनवेज उनकी वाइफ खुद बना के खिलाती, और इतनी दोस्ती कर ली और उनको समझाना शुरू कर दिया। सारी इंफॉर्मेशन ले ली कि क्या है ये माल्फ। मिजोरम आर्मी लेफ्ट फ्रंट पर कौन है अजीत डोवाल, जो हर बाल की निकाल दे खाल, वो है अजीत डोवाल। इतना अंदर चले गए कि जा करके उनसे समझाना शुरू किया, एक एक करके दोस्ती करी। बोला ऐसा है ना, मैं तुम्हारे को सारी ताकत दिलाता हूं, भारत सरकार में मेरी चलती है, तुमको स्पेशल कैटेगरी राज्य बना दूंगा। ऐसा कुछ करते हैं कि तुम्हारा यहां पे इलेक्शन करके तुम्ही को यहां मंत्री बना देते हैं, तुम्हारे ऊपर जो क्रिमिनल चार्ज है उस सारे को हटवा देते हैं, और तुम्हारे को नेबरिंग कंट्री के साथ में तुम्हारे लीगल अग्रीमेंट्स बनवा देते हैं। तुम्हारे राज्य में कोई घुसेगा तो उसको पासपोर्ट इलेक्शन कार्ड टाइप चाहिए, यानी कि वो सब सिस्टम भी बनाए रखते हैं। उन्होंने उनको इतना विश्वास दिलाया कि तुम्हें जो जो चाहिए मैं सब दिलाऊंगा, और कोई धन की कमी है तो वो भी दिलाऊंगा, स्पेशल स्टेट होने पे जो पैसा नहीं चाहिए वो भी दिलाऊंगा। और एक एक करके इन्होंने 7 में से 5 आदमी अपने साथ, क्षमा चाहता हूं 6 आदमी अपने साथ कर लिए। लाल डेंगा पड़ गया कमजोर, अब लाल डेंगा की चली नहीं, और वहां पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए उन्होंने बोला लाल डेंगा अब तू आजा मेरे पास। बाद में लाल डेंगा को लेकर के आए, उसको अकेले में समझाया, और देखा कि 6 आदमी उसके अगेंस्ट हो गए, और लाल डेंगा के साथ अब नेगोशिएशन किया। ये नेगोशिएशन करने से पहले सामने वाले की वीकनेस पकड़ते थे, इसीलिए मैंने बोला चाणक्य, क्योंकि ये फ्यूचर के कई महीनों को आज भाप के अपनी स्ट्रैटेजी बनाते थे। इतना कियोस क्रिएट कर देते हैं दुश्मनों के अंदर कि दुश्मन भी इधर उधर देखने लगते हैं, डोवाल का आदमी तो नहीं है ये, कहीं डोवाल का आदमी तो नहीं है। वहीं से उसके बाद सिक्किम भेजा गया इनको, बोला मिजोरम तूने इतना कंट्रोल किया, सिक्किम में हुआ क्या था, वहां के जो राजा थे ना, उसने एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली, और वो CIA एजेंट थी, और वो जो अमेरिकी लड़की CIA एजेंट थी, सिक्किम के राजा से शादी करके अब वो कंट्रोल करने लगी, वो सरकार चला रही।
इधर भारत सरकार टेंशन में आ गई कि भैया सीआईए एजेंट मतलब अमेरिका आके कंट्रोल करेगा और उसका चाइना से कहीं रिश्ता ना बनवा दे और चाइना का कहीं कंट्रोल ना बढ़ जाए। अब वहां के राजा जो है सुने नहीं किसी की। अब ये सिक्किम अलग हो गया था भारत से, अभी तक भारत का पूरा हिस्सा बना नहीं। 47 में केवल अधूरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ सिक्किम भारत से जुड़ रहा था, पर पूरी तरह भारत में मिला नहीं। तब ये वहां डोवाल गए, वहां जाके क्या देखा, उधर की लोकल पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी, उनको पकड़ लिया इन्होंने और वहां उनसे दोस्ती करी, उनके लीडर्स को अपने साथ रिश्ता उनका जोड़ा और पूरे सिक्किम के अंदर बोला कि तुम्हारे राजा तो तुम्हारे को कुछ मदद नहीं कर रहा है, तुम्हारा राजा तुमसे टैक्स वसूलता है, तुम्हारा सपोर्ट नहीं करता। और वहां राजा के खिलाफ हवा बढ़ानी शुरू कर दी और इस पार्टी को मजबूती देनी शुरू कर दी। बाद में रेफरेंडम भी पास करा दिया, वहां सब लोगों ने भारत के फेवर में वोट भी कर दिया। अच्छा, वहां राजा और इनका प्रधानमंत्री जब ये बना वहां का सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी, इनका आपस में झगड़ा करा दिया। मैं बता रहा हूं आपको, बुद्धि बल पे भारी पड़ती है, हथियारों की लड़ाई जिंदगी भर लड़नी पड़ती है। और ये क्या किया, इनका आपस में झगड़ा। अब प्रधानमंत्री और राजा आपस में झगड़ा करें, राजा ने अब अटैक करने की कोशिश करी, प्रधानमंत्री ने यहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोल दिया। तब सिक्किम का प्रधानमंत्री माना जाता था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला भैया मेरी मदद करो। और देश के हमारे प्रधानमंत्री उस समय तुरंत डोवाल के कहने पर सेना भेज दी और राजा के पूरे महल को कब्जा कर लिया, राजा को कंट्रोल में कर लिया। राजा आए कंट्रोल में, गेम हो गया पूरा चेंज और सिक्किम को पूरे होशो हवास में राजा के वापस देश में मिला लिया। जोश में गोली चलती है और होश में बोली चलती है, ये बोली से काम कर जाते हैं, इनको गोली नहीं चलानी पड़ती है। और वही कारण है आज सिक्किम हमारे देश का हिस्सा क्यों। अजीत डोवाल। कहानी सुनते हैं पाकिस्तान की। ये जो हमारे अजीत डोवाल है ना, ये बहुत बुद्धिमान जासूस थे। इसकी कहानी को जरा समझते हैं, पहले बैकग्राउंड देखते हैं। इंडिया में पोखरण का टेस्ट कर दिया इंदिरा गांधी ने, जैसे बाद में आगे हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने किया था। न्यूक्लियर का टेस्ट अपना हो गया, यहाँ पे सफल हुआ। पाकिस्तान को लगनी थी मिर्ची, उनको तकलीफ होनी थी, उन्होंने अपनी तैयारी करनी थी। तो वहां जो डॉक्टर AQ खान उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने चाइना और फ्रांस से मदद ली कि हम भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे भाई, हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। फ्रांस को समझ आ गया ये टेक्नोलॉजी के लिए नहीं वेपन के लिए कर रहा, तो फ्रांस हो गया बाहर। चाइना मदद कर रहा था, लेकिन ये डॉक्टर AQ खान की तैयारी पूरी नहीं हुई, तो ये नॉर्थ कोरिया निकल गए। साइंटिस्ट थे ये, नॉर्थ कोरिया गए। नॉर्थ कोरिया अपने किम जोंग यूंग के पिता उस समय, वो भी अपने न्यूक्लियर के चक्कर में पड़े थे। तो दुनिया ने देखा क्या चक्कर है भाई, क्यों गया नॉर्थ कोरिया, ये क्यों तैयारी करके आया। सबको लगने लगा इधर जो है मैडम इंदिरा गांधी ने और रॉ और IB का गठन कर दिया और अपनी बढ़िया टीम बना दी कि मैं यहां से लोगों को भेजती हूं चाइना और पाकिस्तान, मेरे अपने स्पाई और मेरा अपना नेटवर्क होना चाहिए जो राइट खबर दे सकें। इधर से अजीत डोवाल को सिलेक्ट किया गया कि अजीत डोवाल एक काम करो, अब तुम मेरे को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, मैं हूं प्रधानमंत्री और तुमको जाना है, इस समय तुम IB को यहां से लीड करोगे, नेटवर्क बनाओ पाकिस्तान में। काहोटा नाम की जगह थी ये, रावलपिंडी के पास में, जहां पे इनका एक खान रिसर्च सेंटर था, जहां पे इसकी तैयारी चल रही थी। इसकी खबर तो लगी, लेकिन ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अब ये अंडर कवर एजेंट वहां पहुंच गए पाकिस्तान के अंदर, वहां ढूंढने का खूब प्रयास किया, कुछ मिले नहीं वहां पे। ये काहोटा में भिखारी बन के घूम रहे थे और अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे। इधर इंडिया के अंदर उथल पुथल हुई, इंदिरा गांधी इलेक्शन लूज कर गई क्योंकि अपना इमरजेंसी हुआ था। और यहां कौन आ गए, मोरारजी देसाई आ गए। अच्छा, इन्होंने क्या किया, खान रिसर्च सेंटर के बाहर जो साइंटिस्ट आते थे उनको ट्रैक करना शुरू किया। ये साइंटिस्ट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मिल नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो इनकी जो अपनी पढ़ाई थी, इनको पढ़ाई से समझ में आया कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है तो उसका जो रेडिएशन है ये उसके शरीर में आ सकता है, उसके शरीर के स्किन का टुकड़ा मिल जाए, बाल का टुकड़ा मिल जाए। तो उन्होंने एक ऐसा नाई ढूंढ लिया, वहां ऐसी बार्बर शॉप ढूंढी जहां पे साइंटिस्ट जाया करते थे। तो वहां जाकर के भिखारी बन के वहां बाहर बैठ गए और वहां बालों के सैंपल उन साइंटिस्ट लोगों के कलेक्ट करने शुरू कर दिए। बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान, लंबी तैयारी करके चले। अगर ये न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहे हैं तो बालों में रेडिएशन आ जाएगा। इन्होंने धीरे धीरे सैंपल कलेक्ट किए और किसी तरह अपने नेटवर्क के थ्रू उसको इंडिया में भेजा। और इंडिया में जब बालों को चेक किया गया तो बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन भी मिल गया। अब समझ आ गया कि यहीं पे पाकिस्तान काम कर रहा है, यहीं तैयारी हो रही है। तो इन्होंने जो है सोचा कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे तबाह करें, इसे कैसे खत्म करें। ये सोचा कि भाई अब दोबारा झगड़ा किया इनके साथ में तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर देगा। तो अगर मैं इस समय अपने प्रधानमंत्री को समझाऊं उनको अटैक करें, हमारे प्रधानमंत्री मानेंगे नहीं। तो उन्होंने एक इंटेलिजेंट तरीका निकाला। इन्होंने सोचा कि मोसाद को पकड़ता हूं मैं। तो इजराइल की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को उन्होंने बोला, देखो भाई मेरी बात समझो आप, ये जैसे तुमने इराक को तबाह किया, ये मुसलमान देश है, अगर इसने बना लिया न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले तुम उड़ जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए एक काम करते हैं, मैं तुमको सब बताऊंगा कहां पे करना, तुम आके इसको उड़ा दो।
तो अजीत डोभाल इंटेलिजेंट थे, बोले इंडिया को लड़ना भी नहीं पड़ेगा और मैं इजराइल और पाकिस्तान का आपस में झगड़ा करा दूंगा, मेरा काम भी बन जाएगा और यहाँ कोई न्यूक्लियर टेस्ट होगा भी नहीं। तो और मोसाद मान भी गए। ये इतना बढ़िया कन्विंस करते थे, पता नहीं बुद्धादित्य योग है इनके पास, कौन सा योग है, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल योग है, ये जिसके पास जाए उसको कन्विंस कराया करते थे। और कन्विंस कर दिया, इजराइल तैयार हो गया। इजराइल ने बोला एक काम करो भैया, हम कहीं इराक के ऊपर से उड़ा करके, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है यहां से तुम जहाज ला नहीं सकते, पूरी तरफ दूसरी तरफ से घुमा के लाना पड़ेगा, रीफ्यूलिंग के लिए तुम हमारी मदद करो, गुजरात में रीफ्यूलिंग कर लेंगे, अपना बेस दे देना, वहां से जाएंगे, इनको उड़ा देंगे पाकिस्तान में, पूरा खत्म कर देंगे इनका खान रिसर्च सेंटर, कुछ नहीं होगा न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये बोले ठीक है। अब ये रिपोर्ट करते रहे पीएमओ को, ये पीएमओ के पास गए, उनसे बात किया, भैया मैंने इतना जुगाड़ कर दिया, आपको नहीं लड़ना पड़ेगा, मैं इजराइल को लड़वा के काम करा दूंगा। पीएमओ ने बोला, अब जो थे ये गांधी विचारधारा के थे, हाँ यहां गड़बड़ हो गया। यहां मोरारजी देसाई ने सोचा कि ये तो इंदिरा गांधी का प्लान था भैया, ऐसा ना हो इंदिरा गांधी की वाह वाह हो जाए। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई वो कर रहा है टेस्ट, उसको करने दो, हम तो गांधी विचारधारा के हैं, हम तो लड़ते नहीं किसी से, वो उनके देश का आंतरिक मामला है, मुझको नहीं लड़ना भैया, हम नहीं वो इजराइल को बुलाएंगे यहाँ पे, हमारी धरती को क्यों खून से रंगा जाए, हमारी धरती को क्यों गंदा किया जाए। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब वहां मना कर दिया तो ये बड़े परेशान हो गए, क्या करें, इतना मुश्किल से बाल वाल निकाल के सब जुगाड़ करके इजराइल को समझा के कराया, लेकिन ये हार कहाँ मानने वाले थे। कल की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी तैयारी रहे, विनम्रता से ही सही मगर कोशिश जारी रहे। इन्होंने कोशिश करते रहे। इन्होंने देखा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकाल दिया और वहाँ लड़की को भी पकड़ा, इनको भी पकड़ा और साइंटिस्ट को जाके बोला इधर आ, मैं तेरी सारी खबर लीक कर दूंगा और तुझको बर्बाद कर दूंगा, मैं मेरी बात सुन, मैं इसको ब्लूप्रिंट दे दे अंदर का, बस इतना कर दे। वो साइंटिस्ट घबरा गया, वो बोला ठीक है पूरा ब्लूप्रिंट सब कुछ दे दूंगा पर $10,000 दे दे मुझे, ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, मेरी जिंदगी भी तो सेट कर लो ना, मैं यहाँ से निकल जाता तो पूरा ब्लूप्रिंट दे दूंगा, तो इंडिया को दे दियो। इसने कहा ठीक है, $10,000 तो कुछ नहीं है। इन्होंने अपना फिर फोन लगाया वहाँ पीएमओ को, हाँ जी $10,000 दे दो, काम हो गया हमारा, कैश में जाएगा पैसा, हाँ तो वैसा ही जुगाड़ चाहिए इनको। तो वहाँ पे मोरारजी देसाई ने फिर मना कर दिया। मोरारजी देसाई बोले ऐसे थोड़ी होता है, हमारे पास तो बजट भी नहीं है जी, हमारे पास पैसा भी नहीं है, और हम क्यों ये सब काम करें, जो पाकिस्तान को करना है वो अपनी धरती पे कर रहा है, हम अपनी धरती पे कर रहे हैं, वो उनका आंतरिक मामला है। मोरारजी देसाई ने फिर से मना कर दिया। अब यहाँ पर परेशान हो गए। अच्छा इधर हमारे रॉ के चीफ अरिन का वो परेशान हो गए, वो बोले मोरारजी देसाई जी ये क्या तरीका हुआ, हम लोगों ने अपने स्पाई नेटवर्क को जान खतरे में डाल के इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, सोचो सर आपको ब्लूप्रिंट मिल गया तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपको सब पता चल जाएगा उनके बारे में। इन्होंने मना किया, उसने रिजाइन कर दिया। अच्छा अरिन खान ने यहाँ रिजाइन किया, लेकिन वो वहाँ हार नहीं माने। अजीत डोभाल फिर भी वहाँ लगे रहे। अजीत डोभाल ने वहाँ और तैयारियां करी कि मैं कैसे मैं इसको नेस्ते नाबूद करूं, कैसे इसको ख़त्म करूं कैसे। पर इतने में क्या हुआ, इनके जो यहाँ पे नए राष्ट्रपति यानी कि अभी आर्मी के थे, वो आकर के पूरे डिक्टेटर जिया उल हक, उन्होंने कंट्री को, पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन वो चाहते थे आजू बाजू के देशों से रिश्ता ठीक बना रहे, थोड़े धार्मिक थे, सबसे प्रेम से बात किया करते थे, कभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करें, कभी बांग्लादेश में करें, कभी फ़ोन करें नेपाल में, तो इंडिया में फ़ोन लगाए कभी कभी। अच्छा यहाँ पे जब मोरारजी देसाई से बात किया, मोरारजी देसाई अपने शाम को अपनी अलग आनंद में जीवन जी रहे थे, और वहाँ मोरारजी देसाई फ़ोन पे बात करते वक्त उन्होंने इनको बोल दिया, तुम क्या समझ रहे हो जिया उल हक, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हमें सब पता है तुम कहोटा में क्या कर रहे हो। और वहाँ जिया उल हक परेशान, वो कहा ये क्या हो गया, इसको कैसे पता, तुम क्या न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तुम्हारे कितने साइंटिस्ट हैं, वहाँ क्या क्या तैयारी करी, तुम्हारे खान रिसर्च सेंटर में क्या हो रहा है। हम कच्ची गोलियां नहीं खेलें जिया उल हक, हमारा भी नेटवर्क है तुम्हारे यहाँ पे, हाँ जरा कंट्रोल में रहो जिया उल हक। जिया उल हक परेशान। ये हमारे देश के या दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई लगभग सबसे बड़ी गलती थी। और यहाँ जिया उल हक ने क्या किया, ये बहुत गुस्से में आ गए, वापस आए। सोचो इतना कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम किसी को नहीं पता दुनिया में हम कर रहे हैं, और यहाँ इनके प्रधानमंत्री को पता है। इन्होंने ढूंढ ढूंढ के हमारे नेटवर्क के आईबी के एजेंट्स, ढूंढ ढूंढ के हमारे रॉ के एजेंट्स को पकड़ पकड़ के निकाल के मारा, और कईयों को मारा, और सब बेचारे मार दिए गए, पूरा नेटवर्क वहाँ नेस्ते नाबूद हो गया, सब खत्म हो गया। और लेकिन अजीत डोभाल चुपचाप वहाँ से निकल के भाग आए, वो इंडिया आ गए। इतना तो तबाह इनको कर दिया था कि उन्होंने इनका न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल डिले करा दिया। अमृतसर स्वर्ण मंदिर की कहानी है अगली, जिसमें रिक्शा वाला बन के इन्होंने आतंकवादियों को खत्म कराया। लेकिन उससे पहले समझो कि जासूस की जिंदगी होती कैसे है। ये एक्सट्रीम लोनलीनेस की जिंदगी है, ये अकेलेपन की है, हाई रिस्क की है। पत्नी को नहीं पता तू है कहाँ पे, किसी को नहीं पता, और अगर सब ठीक चल रहा हो ना, जीत रहे हो, तो कॉन्फिडेंस बना रहता है।
लेकिन भाई साहब जब बिल्कुल अकेले पड़ जाओ और सब खराब हो रहा और सारे प्लान बर्बाद हो रहे हो और आपको पता है किसी भी समय मारे जा सकते हो, उसके बावजूद इतना करेज रखना, ये थे अजीत डोभाल। अगली कहानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर की। एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है, और वहां स्वर्ण मंदिर, वहां भिंडरेवाला, इन लोगों ने कब्जा कर रखा था पूरे स्वर्ण मंदिर को। 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो कई लोग मारे गए थे, पूरा स्वर्ण मंदिर भी टूट गया था, तो लोगों को बहुत बुरा लगा, स्वयं इंदिरा गांधी को भी बुरा लगा था। नहीं चाहते थे कि गुरुद्वारे का नुकसान हो, पर नुकसान बहुत हो चुका था, सिख लोग बहुत नाराज हो चुके थे। लेकिन इस दफा जो खालिस्तान की डिमांड के लिए कई आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर को कब्जे में ले लिया, उसको छुड़वाना था। और कैसे किया जाए? केपीएस गिल उस समय इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे, हेड ऑफ द पुलिस थे उस समय पूरे पंजाब के। ये वहां पहुंचे अजीत डोभाल। अजीत डोभाल बन गया वहां रिक्शा वाला, और रिक्शा वाला बन के आजू बाजू इधर उधर स्वर्ण मंदिर के आसपास घूमने लगे। अच्छा, ये वहां पंजाबी थे नहीं तो पकड़ में आ रहे थे। वहां पे जितने खालिस्तानी आतंकवादी, वो समझ रहे थे कि ये आदमी लोकल नहीं लग रहा है, लेकिन ये इतना एक्सपर्ट बन के वहां रिक्शे में घूम रहे थे, लेकिन शायद ये चाहते थे कि मैं उनकी नजर में आ जाऊं, और आ गए नजर में। और वहां जितने आतंकवादी, उनमें 4 लोग आए और उसको पकड़ लिया। ये इधर आ, कौन है तू? ए कित्थों आया है तू? तो सानू पंजाबी लगदा नहीं है, आजा आजा आजा। उनको ले गए साथ में, पंजाबी नहीं लग रहा तू, कौन है? अच्छा, अब ये पकड़े गए वहां। अब परेशान मैं करूं तो क्या करूं? तो इन्होंने उनको समझाया कि मैं आईएसआई का एजेंट हूं और मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मुझे पाकिस्तान से भेजा गया तुम्हारी मदद करने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए। वो माने नहीं। ए तू नौटंकी कर रहा है, हाँ झूठ बोल रहा है, ए मारो उसको, कौन है ये? लेकिन उनको उस समय तक इतनी उर्दू सीख चुके थे, इतनी मस्जिद में आना जाना इतना कर चुके थे, इतनी औलिया की मज़ार देख चुके थे, इतना रिश्ते में उनके साथ पाकिस्तान में घुस चुके थे कि इनके लिए आसान था। इन्होंने उनको कन्विंस कर दिया, और इतना कॉन्फिडेंस से कन्विंस किया कि वहाँ आतंकवादी कन्विंस हो गए, नहीं नहीं नहीं, ये तो आईएसआई ने भेजा है, वो पैसे आएंगे, वो आर्म्स आएंगे, एम्यूनेशन आएंगे। ये खुश हो गए। वो उनको डोभाल को अंदर ले आए। मैंने बताया ना, डोभाल की लोगों को कन्विंस करने की, साइकोलॉजी के साथ खेलने की क्षमता बहुत बड़ी। और अंदर जा करके कितने स्नाइपर कहाँ हैं, कितने गन मजबूत हैं इनके पास में, कौन सी खिड़की से अटैक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से कौन सा एंगल लेंगे, कहाँ कहाँ इनकी गोली चलेगी, कहाँ चूकेगी, वो सारा अंदर ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में छाप लिया। 3 दिन उनके साथ रहे, 3 दिन अंदर पूरा घूम करके देख देख के एक एक आदमी को, अच्छा कितना असला, कितना बारूद, कितनी देर तक लड़ पाएंगे, लगातार गोली चलाएंगे, कितना देर तक लड़ेंगे, लेके इंफॉर्मेशन बाहर आ गए। और बाहर आकर के हमारे वहां जितने भी सारे कमांडोज थे, और उस कमांडो ऑपरेशन में उनको ट्रेन किया, उनको समझाया और उनको एक एक का डायरेक्शन दिया। गए अंदर, सारे के सारे आतंकवादियों को खत्म किया। एक भी आदमी सेना का हमारा मारा नहीं गया, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई नहीं मरा। कंट्रोल करके पूरा ऑपरेशन जीत करके लेके आए। ये थे अजीत डोभाल, कभी बनते भिखारी, कभी बनते रिक्शा वाला। शुरुआत केरला में कंट्रोल किया, बाद में नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल किया, पंजाब को कंट्रोल किया, पाकिस्तान से कंट्रोल लेकर के आए न्यूक्लियर वेपन को। अब बारी थी कश्मीर की। इलेक्शन वहां हो नहीं पा रहे थे, इंडिया बड़ा परेशान था, वहां मिलिटेंसी बढ़ती चली जा रही थी, तकलीफें बढ़ रही थी। कूका पारे नाम का वहां एक आतंकवादी हुआ करता था, जो पहले फोक सिंगर था, लोग उसको बड़ा फॉलो करते थे, और वो पाकिस्तान से फंडेड था। उनको आर्म्स, एम्यूनेशन, असला, बारूद, पैसा सब पाकिस्तान देता था कि इंडिया में डिसरप्शन क्रिएट कर दे। अच्छा, अब ये पहुंच गए। ये जब जाते थे किसी को पता नहीं चलता कि वहां पहुंच गए। ये पहुंच के वहां जाके कूका पारे को मिले और उसको मिल करके पर्सनली साथ में बैठाया, उससे दोस्ती किया, उसके साथ खाना पीना हुआ, उसके साथ नाश्ता चाय पानी, और रात को भी उसके साथ अलग प्रकार का रिलेशनशिप बनाया कि भाई बैठ के गप मारे आराम से। कूका पारे को कंफर्टेबल कर दिया और समझा दिया कि तुझे कुछ नहीं दे रहा है पाकिस्तान, मैं तुझे सारा सपोर्ट करूंगा। नेगोशिएशन की स्किल्स बड़ी आउटस्टैंडिंग थी इनकी। मिला लिया, कूका पारे हो गया इनके साथ में, अपने 250 लोगों के साथ में कूका पारे को सपोर्ट किया, और कूका पारे को समझाया कि जो पाकिस्तान तेरी मदद करता था, आज तू उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। और वही कूका पारे पाकिस्तानी आतंकवादियों के अगेंस्ट इस लड़ाई में भारत के साथ हो गया। उनको मारना शुरू किया, उनको गोलियां बरसाई, बहुत नुकसान किया इन्होंने पाकिस्तान का। इस तरह से, और आगे चल के इलेक्शन भी हुए, उसी के बाद इलेक्शन हो पाए, और बाद में कूका पारे को उन्होंने वहां पे एक एमएलए की तरह खड़ा भी करा दिया, कूका पारे की पार्टी को भी मजबूत कर दिया। पाकिस्तान आतंकवाद करता है, युद्ध नहीं करता है। युद्ध करना बहुत मुश्किल है, मेरी बात समझना। युद्ध जो है ना, उसमें पूरे देश को लगना पड़ता है। आतंकवाद क्या है? 10 लोग आए अजमल कसाब मुंबई में, 10 लोग आए, बहुत नुकसान करके चले गए। आतंकवाद एक सस्ता ऑल्टरनेट है, युद्ध बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए युद्ध लड़ना तो आसान है, वो डिफेंस की मिनिस्ट्री लड़वा देगी।
वो हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब दिमाग लगा करके वो लड़ लेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के चीफ हमारे देश के, वो इस तरह 5-5, 10-10 लोगों के जो आतंकवादी हमले होते हैं उससे कैसे बचाएं, वहां इनका बहुत दिमाग लगता था। ये पाकिस्तान ने जो हमारा IC-814 हाईजैक कराया था, जो नेपाल से दिल्ली आ रहा था, काठमांडू से दिल्ली, ये भी क्या है? ये आतंकवाद है। ये वॉर नहीं है, पाकिस्तान युद्ध नहीं करता था, आतंकवाद करता था। उसको ले जाकर के पहले लाहौर ले गए, उसके बाद उसको ले गए कांधार अफगानिस्तान में लेकर के वहां से अपने कंट्रोल में ले लिया और यहां से फोन कर दिया कि मुझको $200 मिलियन दे दो और हमारे 35 आतंकवादी तुम्हारी जेल में जहां जहां है सबको रिहा कर दो। और यहां अजीत डोवाल को बुला लिया गया, भाई अजीत डोवाल आओ, संभालो यहां मामला। अजीत डोवाल फटाक पहुंच गए वहां कांधार। वहां जाके अजीत डोवाल सोचे कि मैं नेगोशिएट करूं कैसे, क्योंकि यहां सब इनके कंट्रोल में, 170 आदमी हमारे इनके कंट्रोल में, यहां सारी दवाइयां, सारा खाना, सारा राशन पानी, सारा सपोर्ट कांधार के अंदर इनको पूरा मिल रहा है तालिबानियों से। तो अब अजीत डोवाल के पास सामने वाले की कोई वीकनेस थी नहीं, हर बार कोई ना कोई वीकनेस ढूंढ के आ जाते थे। फिर इनको ने देखा कि इनको सपोर्ट करता कौन है, इनको सब देख कौन रहा है, इतनी ताकत कौन दे रहा है, तो समझ में आया ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वही सपोर्ट कर रही है, उनके सपोर्ट से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को कंफ्यूज करता हूं। बात को समझना भैया, इन्होंने यहां से कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दी जो ISI देख सके, जिससे ISI कंफ्यूज हो जाए। इन्होंने जो जो आतंकवादी की लिस्ट थी उनके बारे में रिसर्च एक्टिवेट कर दी। इन्होंने तुरंत इजराइल फोन लगाया, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी से बातचीत शुरू कर दी, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से बात करी, US में जगह जगह बातचीत शुरू कर दी। और यहां पे कंफ्यूज हो रहे ISI वाले, बोले कर क्या रहा है अजीत डोवाल? अच्छा, आतंकवादियों को बोला बात करो, उससे बात करो। बोलो कहां है $200 मिलियन मांगो इससे। ये अजीत डोवाल को बोले पैसे दे दो, 35 आतंकवादी दे दो, तभी हवाई जहाज छोड़ेंगे। अजीत डोवाल बोले दे रहे हैं, थोड़ा समय दो, पैसे की तैयारी कर रहे हैं, इतने आतंकवादी लेके आने, उसकी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा समय दो, समय दो। अजीत डोवाल समय मांगते जा रहे थे और यहां से वो चाहते थे कि ISI को कंफ्यूज करते जाऊं, ISI उनको इंस्ट्रक्शन देता जाएगा। इसको बोलते हैं चाणक्य पंडित। इन्होंने ISI को इतना कंफ्यूज करा दिया कि इन्होंने दुनिया भर में बातचीत शुरू कर दी और ISI को लगा अजीत डोवाल कोई लंबी चौड़ी तैयारी कर रहा है भैया, ऐसा ना हो कोई इजराइल से अटैक करवा दे, ऐसा ना हो कि पीछे रशिया का झगड़ा हुआ करता था इनके साथ अफगानिस्तान में, यहां से अटैक करा दे, कहीं US से कुछ करा दे। अब ISI उनको बोले जल्दी कर लो, जल्दी, को लंबी तैयारी ना कर बैठे, जल्दी करो, जल्दी लंबी तो वो घबरा गए। और यहां इन्होंने बोला, अजीत डोवाल ने, एक आतंकवादी दे सकता हूं बताओ। वो बोले नहीं, पूरे 35 से एक दे सकता हूं बताओ, 35 से एक दे सकता हूं बताओ। तो वो बोले 170 लोग मार देंगे, एक दे सकता हूं बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले मौलाना मसूद अजहर दे दो, फिर हमारे को उन्होंने 2 आतंकवादी और बता दी, ये दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 3 की ट्राई करता हूं, लेकिन देना एक चाहता हूं। और यहां से ISI ने बोला देख जो है पैसे वैसे छोड़, ये 3 आतंकवादी जल्दी मंगवा दे हमारे को, ये 3 आदमी चाहिए हमारे को। और बस वही हुआ, वो घबरा गए और फटाफट इन्होंने उनकी साइकोलॉजी से खेला, नेगोशिएट किया, 35 की जगह केवल 3 दिए, $200 मिलियन की जगह कुछ नहीं दिया। और सारे के सारे 170 के 170 लोगों को खाली एक का देहांत हुआ था, बाकी सबको हवाई जहाज में लेकर चुपचाप वापस इंडिया आ गए। ये थे अजीत डोवाल। बोला एक से ज़्यादा नहीं देना चाहता था वो, तो यहाँ पे पूरे देश का प्रेशर हुआ पड़ा था। वाजपेयी साहब बोल रहे थे जो मांग रहे हैं दे दो, लेकिन जल्दी अपने लोगों को ले आओ, अपने लोगों को ले आओ। तो ये प्रेशर में चलते, अगर प्रेशर ना होता तो शायद एक से ही बचवा के ले आते। दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड इंडिया का आतंकवादी खत्म कर दिया होता अजीत डोवाल ने। दाऊद इब्राहिम की ना बेटी की शादी थी, जावेद मियांदाद क्रिकेटर था, उसके बेटे के साथ जुनैद मियांदाद, शादी हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान शुरू से मना कर रहा है दाऊद इब्राहिम हमारे यहां नहीं है, हमारी जमीन पे नहीं रहता। इंडिया मांग रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान कहता है ही नहीं यहां। इंडियन इंटेलिजेंस को जब पता चला तो पाकिस्तान को भी वहां समझ रहा था, उसने कहा भाई तुम रिसेप्शन यहां नहीं करोगे, यहां से निकल लो, तुम चले जाओ ग्रैंड हयात होटल के अंदर, दुबई में रिसेप्शन इनकी फिक्स हो गई, वलीमा बोलते हैं शायद इसको। और वो जब इनको पता चला अजीत डोवाल को, बोले सीधा मौका है, पहली बार इंडिया को पता है दाऊद इब्राहिम कितने बजे, कहां, कैसे, किस गली में मिलेगा, ठा गेम ओवर करेंगे। अजीत डोवाल ने अपने यहां गवर्नमेंट को समझा दिया हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं, इसमें छोटा राजन के शार्प शूटर उठाते, नेपाल से इनकी पुरानी दुश्मनी है और दुश्मन को दुश्मन से बढ़वाते, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। छोटा राजन के 2 शार्प शूटर ये काठमांडू के रास्ते दिल्ली ले आए और दिल्ली लाके एक 5 स्टार होटल में उनको ट्रेन कर रहे थे। हाँ, क्योंकि इनका जो झगड़ा है पुराना झगड़ा था, ये 90s का झगड़ा था, हिंदू डॉन मुस्लिम डॉन, और उस झगड़े को ये भुनाना चाहते थे। और अब इतनी बढ़िया ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन
ऐसा मीडिया में सुनने में आता है कि आज भी मुंबई पुलिस में कुछ लोग हैं जिनको दाऊद से शायद तनख्वाह मिलती हो, और वही खबर फैल गई। कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस तुरंत दिल्ली पहुंच गया और जाकर के उन्होंने रोक दिया उनको, बोला अजीत डोवाल आप नहीं कुछ कर सकते इसमें, मेरे को ये दोनों आतंकवादी चाहिए, मैं इनको ढूंढ रहा था, ये नेपाल से दिल्ली आ गए, अब मैं इनको ले जा रहा हूं। अजीत डोवाल ने समझाया अरे हम बड़े मिशन पे लगे हैं भाई, ये दाऊद को रुक जाओ नहीं। अजीत डोवाल उस समय रिटायर हो चुके थे और कमिश्नर उस समय स्टैंडिंग कमिश्नर थे, और वो उस दोनों को लेकर के वो नेपाली आतंकवादियों को या समझो छोटा राजन के दोनों शार्प शूटर्स को लेके, अगर वो मुंबई पुलिस इस समय हस्तक्षेप नहीं करती तो दाऊद आज इस दुनिया में नहीं होता। अजीत डोवाल इंटेलिजेंट ऐसे हैं, साहस ऐसा है कि बड़ों बड़ों को चकनाचूर कर दे। आईएसआईएस ने इराक को ऑक्यूपाई किया था, अगली कहानी सुनो। और उस समय आपको याद होगा कि तिरकित के अस्पताल में वहां हमारी कई नर्सेस थी, और वो 46 इंडियन नर्सेस थी जिनको वहां कैप्चर कर लिया। आईएसआईएस उनको छोड़ना नहीं चाहता था, वो उनके कब्जे में आ चुका था। अजीत डोवाल चुपचाप, जिस दिन ये पता चला 2 दिन के अंदर इराक पहुंच गए, और इराक के अंदर किसी को नहीं मालूम, इंडिया में नहीं मालूम किसी को अजीत डोवाल इराक में नहीं मालूम अजीत डोवाल इराक में है। 48 घंटे लगे अजीत डोवाल को आईएसआईएस को समझाने में कि मेरे को सारी 46 नर्सेस चाहिए तुरंत। 48 घंटे के अंदर, दुनिया में आज तक किसी को नहीं मालूम अजीत डोवाल उनसे क्या बोल के आए। आईएसआईएस जो अमेरिका की नहीं सुनता, रशिया की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, वो अजीत डोवाल की सुन लिया। 48 घंटे के अंदर सारी 46 नर्सेस को एकदम सुरक्षित वापस इंडिया में ले आए। ऐसे आदमी, पुलवामा में अटैक हुआ, उससे पहले अटैक हुआ, यही तो मास्टरमाइंड है हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के। इंडिया, ये तो आपको पता ना, चीप तरीके से पाकिस्तान अटैक करता, वॉर तो करता नहीं सामने आकर के, आतंकवाद करता, आतंकवाद सस्ता पड़ता है उनको। 18 सोल्जर हमारे शहीद हुए थे, कहाँ पे, ये उरी में। और उरी में जब ऐसा हुआ पूरे देश को गुस्सा था, इन्होंने तुरंत एनएसए की टीम बुला करके और मिलिट्री की हाई लेवल मीटिंग बुला करके, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती है, वतन से मोहब्बत पूछ के की नहीं जाती है। उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया, पूरी तैयारी कर ली, एक एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग पीएम के साथ इनकी पहले से है, पीएम से इन्होंने अप्रूवल ले लिया, आइडियोलॉजी दोनों की मिलती जुलती है, आगे बढ़े और जाकर के तुरंत 11वें दिन के अंदर वहां जाके अटैक करके आए। 11वें दिन में एलओसी में घुसे, 3 किलोमीटर अंदर गए, लॉन्च पैड खत्म किए, 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मारा, इनके 38 टेररिस्ट भी खत्म किए, इंडिया की एक भी कैजुअलिटी नहीं थी। ऐसे ये स्ट्राइक भी किया 2019 में, भी रिसेंटली इन्होंने पुलवामा में अटैक किया। पिछली बार ये 11वें दिन पहुंचे, इस बार 12वें दिन पहुंचे, इंडियन एयरफोर्स लेकर के एलओसी को डिस्ट्रॉय करके उनकी मिलिट्री कैंप के अंदर घुस के, और वहां जाकर के इंडियन, अच्छा जब ये लोग वापस आने लगे तो पाकिस्तान ने कुछ फॉलो करना शुरू किया। जब फॉलो किया तो उनको खदेड़ने के लिए वापस अभिनंदन गए, अभिनंदन वहीं रह गए, और जब अभिनंदन वहीं रह गए, ये इंडिया में बहुत खबर हो गई थी, दुनिया में खबर हो गई। डोवाल को टाइम नहीं लगा, 2 दिन लगे, केवल 2 दिन के अंदर यूएस एम्बेसी के थ्रू और डायरेक्ट मैसेज इतना मजबूती से पहुंचा। इमरान खान दुनिया को बोले नहीं नहीं, हम तो क्या है विनम्रता के चलते वापस कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। पर 48 घंटे के अंदर बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया, ज़्यादा इधर उधर किया, बलूचिस्तान तुम्हें दिखेगा नहीं, बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया। 48 घंटे में अभिनंदन वापस। मुद्दा बड़ा सिंपल है, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। ये तो सारी मलाई दुनिया की मार सकते थे, पर हमेशा इन्होंने वो काम किया जो सबसे ज़्यादा रिस्की था। कभी डरे नहीं, निडर है, किसी थ्रेट से घबराते नहीं, चेहरे पे इनके डर दिखता नहीं है, मेंटल पीस को मैनेज कर पाते हैं। इनके पास में सामने वाले की सारी फ्यूचर टैक्टिक्स क्या है उसको पकड़ सकते हैं। अग्रेशन, गुस्सा और शांति, ये दोनों को साथ में लेकर चलने वाले, साइकोलॉजी से खेलने वाले, देश को अपनी जान पर खेल कर आंतरिक बाहरी सुरक्षा देने वाले अजीत डोवाल को हम कुछ नहीं दे सकते, पर अगर कुछ दे सकते हैं तो उनको भारत रत्न दे सकते हैं। उनको आज तक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण क्यों नहीं मिला? क्या लगता है, क्या ये भारत रत्न के असली हकदार नहीं, क्योंकि ऐसे रत्न बार बार जन्म नहीं लेते? मैं पिछली बार की तरह रतन टाटा कैंपेन में आपने मेरा साथ दिया था, भारत रत्न फॉर रतन टाटा, आज फिर कैंपेन ले रहा हूं मैं। 100 लोगों को मैंने अपने कोर्सेज फ्री दिए थे, लगभग 105 लोगों को। अगर आपकी ट्वीट को इस समय रीट्वीट आते हैं, लाइक्स आते हैं, लोग फॉलो करते हैं, तो मैं आपको अपने कोर्सेज फ्री दूंगा अगर आप मेरे हैशटैग को ज्वाइन कर जाते हो। क्योंकि ये हमारे देश के ऐसे जासूस आज 76 साल की उम्र में अनस्टॉपेबल हैं। हाँ, आज जीते जी उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न फॉर अजीत डोवाल, स्पेलिंग चेक कर लीजिए, AJITDOVAL, भारत रत्न फॉर अजीत डोवाल। हैशटैग रिक्वेस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बस ये 2 हैशटैग कीजिए और मैं आपको
आपको फॉलो कर लूंगा। ट्विटर पे जाइए, इस वीडियो में इस हैशटैग के बारे में सबको रिक्वेस्ट करिए। अजीत डोभाल हमारे ऐसे रत्न बार बार जन्म नहीं लेते हैं, उनके जीते जी उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो इस 2 हैशटैग के साथ में इस कैंपेन को ताकत दीजिए। भारत रत्न फॉर अजीत डोभाल, रिक्वेस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये 2 हैशटैग रिक्वेस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मैं आपको कैप्चर कर दूंगा। और अगर आपके ट्वीट को लोगों ने रीट्वीट किया, उसको लाइक किया, उसको फॉलो किया, उसको शेयर किया और 100 से ज्यादा का एंगेजमेंट आया, मैं आपको सिलेक्ट करूंगा और मैं आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, इतना तो मैं कर सकता हूं, मैं कोई कोर्स बेच नहीं रहा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100% डिस्काउंट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कैशबैक, कोई लेफ्ट राइट नहीं, ये मेरा आपको गिफ्ट होगा। क्या आप और मैं इतना कर सकते हैं अपने देश के अजीत डोभाल जी, जिन्होंने, इससे क्या इंस्पिरेशन होगा, देश का कैरेक्टर बिल्ड होगा, जो देश के लिए काम कर रहा है। बाकी के लोग जो आज बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी इंस्पिरेशन होगा। अगर देश के लिए कुछ करोगे तो देश आपको रेसिप्रोकेट करता है। इस वीडियो को शेयर कर दो, अजीत डोभाल जी के इस वीडियो को शेयर करो। एक एक कहानी मैं आपको डिटेल में बताना चाहता था और बताऊंगा अगली दफा। लाइक करके उत्साह बढ़ाइए फ्री वीडियोस पे। कमेंट बॉक्स में बताइए अजीत डोभाल जी की कौन सी स्टोरी आपको इंस्पिरेशनल लगी, नीचे आ जाइए कमेंट बॉक्स में और हैशटैग कैंपेन को पॉपुलराइज करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अजीत डोभाल जी को भारत रत्न दिलाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।